आज हम जानेंगे कि गरीब बच्चा अमीर कैसे बन सकता है और उसको बराबर का जीवन कैसे मिलेगा। ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी बातों के माध्यम से। आप सबको पता है कि देश को आज़ादी कब मिली थी? 1947। तो लगभग 75 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इस 75 सालों में अमीर बहुत अमीर हो गया है और गरीब बहुत ही गरीब हो गया है, और मध्यम वर्ग वाले का हालात और भी ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो इन सब जो व्यवस्था ऐसी बनी है, इसके कारण क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों ने ये पॉम्फलेट पढ़ लिया? अधिकांश लोगों में लोकतंत्र और संविधान की शिक्षा का अभाव देखते हुए क्यों ना लोकतंत्र, संविधान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षा बच्चों को शुरू से दे दी जाए। ये पढ़ा आपने? अच्छा, अभी हमने बात की थी कि संविधान के बारे में कितने लोगों ने सुना, तो बड़े कम लोगों ने हाथ खड़े किए। और जब मैंने पूछा पढ़ा, तो सबने, किसी ने एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सोचेंगे कि गरीब नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग उस कैटेगरी से ऊपर हैं, पर आपने भी संविधान के को नहीं पढ़ा हुआ। तो ये इस पोस्टर का जो शीर्षक ही है वो ये है, अधिकांश लोगों ने लोकतंत्र और संविधान की शिक्षा का अभाव देखते हुए। दैट मीन्स लोकतंत्र और संविधान की शिक्षा का अभाव, दोनों की कमियां। ठीक है, ना लोकतंत्र के बारे में हमें पता है, ना ही हमें संविधान के बारे में पता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है अमीर को अमीर बनाने वाला, गरीब को गरीब बनाने वाला। तो क्यों ना लोकतंत्र, संविधान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा बच्चों को शुरू से ही दे दी जाए। तो ये क्या हुआ, अब आप अपने आसपास देखोगे, हमारे अगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके अंदर लगभग 2500-3000 के करीब की प्राइमरी स्कूल होंगे। आपके हर गांव में स्कूल होगा, हर गांव में स्कूल है ऑलमोस्ट। ठीक है, मिडिल स्कूल होगा और हायर स्कूल भी होगा। लेकिन जब आप कॉलेज की बात करोगे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने होंगे? हर गांव में कॉलेज है? नहीं है। तो कॉलेज आपको अपने घर से बहुत ही दूर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत से बड़ी गिनती स्कूल से कॉलेज नहीं जा पाती। ये ठीक है? ठीक है। अब उनके आर्थिक हालात, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका जो रहन सहन का तरीका है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, बहुत से लोग आर्थिक मजबूरी के कारण, कोई किसी के घर में माँ बाप बीमार हैं, बीमारी के इलाज के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग बच्चों को कहते हैं आप काम पे शुरू कर दो काम, है ना। बच्चे भी देखते हैं भी माँ बाप की मदद करनी है तो काम पे लग जाते हैं। तो बहुत से बच्चे जो हैं, कोई 5वीं क्लास में, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में स्कूल छोड़ देता है। उसके बाद कॉलेज जाने का उनको कभी मौका नहीं मिलना। आप तो फिर कॉलेज पहुंच गए हो, ठीक है, उस लिहाजे से आप किस्मत वाले हो। पर कॉलेज में पहुंचने के बाद, जैसे आपने बताया कि संविधान के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा ही हमने जब सर्वे किया, जब हमने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया झुग्गी झोपड़ियों में, तो हमने यही पाया कि एक तो वो बच्चे वो हैं जो स्कूल में जाते ही नहीं है, एक बच्चे वो हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन 5वीं में छोड़ देते हैं, कोई 8वीं में छोड़ देता है, कोई 10वीं में। तो उनको कॉलेज पे जाने का जब मौका नहीं मिलना, तो जो संविधान की शिक्षा है या लोकतंत्र की शिक्षा है, समाज के कैसे चलना है, समाज में मेरी गरीबी का फासला कैसे खत्म होना है, ये सारे विषयों के बारे में शिक्षा जो है वो कॉलेज लेवल से शुरू होती है या यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू होती है। तो जब इतने बड़े पैमाने में लोग स्कूल से कॉलेज जा ही नहीं पाते, तो हमारा अंदाजा है कि लगभग 80% बच्चे स्कूल से कॉलेज नहीं जा पाते। अब जब 12-13 साल के होते हैं, बहुत से बच्चे बाल मजदूरी में चले जाते हैं, कोई 14 साल में, कोई 15 साल में, कोई 16 साल में। और बहुत से बच्चे ऐसी जातियों से बिलोंग करते हैं, ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं कि 13-14 साल में शादी भी कर लेते हैं, 15-16 में वो माँ बाप बन जाते हैं, और 18 साल होते ही वो वोटर बन जाते हैं। अब जब 80% बच्चों ने स्कूल से कॉलेज नहीं जाना, तो 80% बच्चों के पास 80% वोटें होंगी जब वो 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है, उनको वी फॉर वोट, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, टी फॉर टैक्स कुछ नहीं पता होगा। तो फिर हमने ये बनाया पम्फलेट। ये जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, तो प्रैक्टिकल लाइफ के तजर्बे से हमने शिक्षा बदलनी शुरू की। अब इसमें है, हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिले 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आप सबके पास है पम्फलेट ना?
आप देख सकते हो लोग बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर करने लगे हैं, लेकिन बुनियादी शिक्षा अभी भी नहीं बदली है। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आर फॉर एट आदि अंग्रेजों के समय से ही पढ़ाए जा रहे हैं। अंग्रेज शासन दमनकारी था। अंग्रेजों के बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, पहले डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, अब लोकतंत्र हो गया, ताकि हर नागरिक को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। अब देखो लोकतंत्र क्यों बनाया था, हमारे समाज में हर किसी को बराबरी का दर्जा मिल सके, लेकिन बराबरी का दर्जा हमें नहीं मिला। इसलिए प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र तथा संविधान का पाठ पढ़ाना जरूरी था। लोकतंत्र 5 साल में एक बार मतदान तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तथा संविधान के बारे में उचित जानकारी का अभाव हमारे देश में, अब देखो लोकतंत्र तथा संविधान के बारे में उचित जानकारी का अभाव हमारे देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, बाल श्रम आदि का एक प्रमुख कारण है। अब आपको कारण समझ आ गया कि जो लोकतंत्र की शिक्षा नहीं हमें पता, संविधान की शिक्षा नहीं पता, ये एक बहुत बड़ा कारण है देश में बढ़ता हुआ जो असमानता बढ़ रही है, गरीबी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है। अवसरों की कमी के कारण कई युवा अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब आप नॉर्मल स्कूल में पूछोगे बेटा आपने क्या करना +2 के बाद, वो कहता है जी कनाडा जाना आइलेट्स करके, ये करियर है उनका। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय जो लोकतंत्र का ज्ञान प्रदान करते हैं, आमतौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। आर्थिक तंगी तथा कुछ अन्य कारणों के कारण लगभग 80% बच्चे 10वीं की कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते। कई बच्चे तो छोटी उम्र से ही बाल श्रम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन बच्चों को सरकार के गठन, लोकतंत्र, मत वोट के महत्व और निर्वाचित उम्मीदवारों, सांसद, विधायक की देश और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं होता। अब देखो जिन लोगों को हम वोट के माध्यम से चुनते हैं, आप में से कुछ लोग मतदाता हैं, वोटर हैं, है ना। अब देखो कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी आपकी वोट के बिना बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता ना वोटर की वोट के बिना, क्योंकि लोकतंत्र है। अब जो बंदा आपकी वोट के बिना नहीं बन सकता, तो कौन ताकतवर हुआ, वोट देने वाला या वोट लेने वाला? देने वाला। तो ये क्यों हो रहा है हमारे देश में कि वोट जिसको हम डालते हैं, वोट लेने के बाद वो हमें आंखें दिखाता है? कमी फिर यहीं से नजर आएगी कि शिक्षा की कमी। निर्वाचित उम्मीदवार, सांसद, विधायक की देश और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी के बारे में पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं उनकी जिम्मेदारी हमारे प्रति है क्या, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनका क्या रोल था, क्यों हमने वोट डाली, क्यों चुना किसी को, उसने क्या करना था वोट लेने के बाद। हैरानी की बात होगी, जैसे आज मैंने आपसे पूछा संविधान पढ़ा है, सुना है, तो अगर आप 117 एमएलए है पंजाब में, आप उनसे पूछो संविधान पढ़ा है, तो 50% से ज़्यादा ने संविधान नहीं पढ़ा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको लीड करना है। ये बच्चे 18 साल के होते ही मतदाता बन जाते हैं, जो बच्चे स्कूल से कॉलेज नहीं जाते। लोकतंत्र की सही जानकारी ना होने के कारण वह भ्रष्ट उम्मीदवारों को झूठे वादों में झांसे में आ जाते हैं। अब देखो भ्रष्ट उम्मीदवारों के झूठे वादों के झांसे में आ गए हम। वे उम्मीदवार से पैसे और शराब लेके वोट डालते हैं। इसके कारण विधानसभा और लोकसभा में बेईमान उम्मीदवार, विधायक चुने जाते हैं। वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय मतदाताओं द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर आम लोगों के परेशान करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं मुद्दों के समाधान की इन्हीं मुद्दों पे विचार किया गया कि भाई इसका समाधान कैसे निकालें। समाज को संचालित करने वाली शिक्षा को समझने के लिए देखो, अब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड मेरी क्या है कि मैं बिजनेसमैन था। मेरा ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा बिजनेस था। जर्मनी में मेरी पार्टनरशिप थी और जर्मन गवर्नमेंट के साथ, और वर्ल्ड ओवर हमारे 4300 ऑफिस थे। पर ये असमानता का मुद्दा मेरे लिए बड़ा प्रविचलित करता था, मेरे को तंग परेशान करता था, क्योंकि मैंने भी किसी टाइम कॉलेज में असमानता देखी थी। इसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा था, तो मैंने किताब लिखनी शुरू की 2008 में। ये जो पुस्तक है संतुलित समाज की बहाली। अब जब मैंने किताब लिखनी शुरू की तो मेरे को लगा कि मेरे को कानून की विद्या होनी चाहिए। तो मैंने 43 साल की उम्र में 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की विद्या ज्वाइन कर ली। अब ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। फिर जब मैं बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि व्यापार मेरे को टाइम नहीं छोड़ रहा था किताब लिखने का, और मेरे को था कि अगर मैं किताब नहीं लिखूंगा तो मेरा विचार मर जाएगा। अगर मैं मर गया
तो मेरे साथ मेरा विचार मर जाएगा। अगर मैंने विचार लिख दिया तो मैं मर भी गया, तो लोग विचार पढ़ेंगे तो असमानता को दूर करने का काम करेंगे। तो मेरे को समाधान बता के जाना है कि असमानता दूर कैसे होगी। 43 साल की उम्र में जब मैंने लॉ ज्वाइन की, 3 साल का कोर्स था, 46 साल में खत्म होना था। 45 साल का जब मैं हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरी किताब में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो मेरे को लगा या तो मैं बिजनेस करूं या किताब लिखूं। तो मेरे को लगा कि बिजनेस को बंद करना अच्छा है, किताब लिखो। 45 साल की उम्र में मैं अपना चलता व्यापार बंद कर दिया। इस कॉलेज की मेरी एसोसिएशन आपको बताता हूं, आप शायद हैरान होंगे। इस कॉलेज की एसोसिएशन मेरी शुरू हुई मेरे व्यापार की वजह से। यहाँ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने 11 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे अपने बिजनेस के लिए, लुधियाना ब्रांच के लिए। वहाँ से यहाँ पे मैडम हरप्रीत होती थी उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, तो मैंने 11 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था यहाँ से, और वो मेरी कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे थे। यहाँ से मेरी इस कॉलेज के साथ एसोसिएशन शुरू होनी हुई। वैसे जो प्रोफेसर जाहिर से, उनके पास मैं पढ़ा भी हूँ पहले, पर उनको ये बात नहीं पता थी। जब हम दोबारा संपर्क में आए तब ये सारे खुलासे हुए। तो उसके बाद मैंने लॉ की। फिर मैंने जब गरीब बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो मेरे को ख्याल आया कि इनको शिक्षा क्या दें। फिर मैंने अपनी शिक्षा पे एनालिसिस किया कि जब मैं बड़ा लिखा, मेरे को नहीं पता कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश में। तो मैंने कहा इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा बदलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कुत्ते बिल्ली चूहे बंद करो, वो पढ़ाओ जो हमारे देश की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई शिक्षा है। तो फिर हमने ए फॉर क्या बनाना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन। अब हमारे यहाँ पे देखो, आप लोकतंत्र की परिभाषा नॉर्मली क्या सुनोगे, लोकतंत्र मतलब हमारी सरकार हमारे द्वारा हमारे लिए, यही सुनते हो आप, सुना आपने कभी, है ना। अब मेरा सवाल है कि मेरी सरकार मेरे द्वारा, पर मेरी सरकार कैसे हुई जो मेरे से रिश्वत मांगे, जो मेरे को तंग परेशान करे। अभी आपने पटियाला का केस सुना होगा, थोड़े दिन पहले पुलिस और आर्मी ऑफिसर के बीच झगड़ा हुआ, 12 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो कितनी ज्यादा भयंकर तरीके से पावर का मिसयूज हो रहा है। अपराध डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इतने हेनस होते जा रहे हैं कि हमारी सोच के बियॉन्ड है कि ऐसा भी अपराध हो सकता है। माँ बाप के झगड़े बढ़ रहे हैं। कल हमारी कोर्ट कचहरी में एक 16 साल की लड़की ने 8वीं फ्लोर से जंप मार दिया क्योंकि माँ डिवोर्स के केस के लिए आई हुई थी। दैट मीन्स माँ और उसके पति के बीच झगड़ा चल रहा था, उसका मानसिक तनाव का असर बच्चे पे पड़ रहा था। उसने कचहरी में 8वीं मंजिल से छलांग मार दी, उसकी मौत हो गई। तो ये समस्या कितनी बढ़ रही है। लेकिन जिनको चिंता करनी है, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट, उनके कान पे तो जूई भी नहीं सरक रही। वो तो अपनी मौज मस्तियां मार रहे हैं, हमारे मोहल्लों में आते हैं, हार पहनवाते हैं हमारे से, और उनकी समस्या की बात करो हमें धमकाना शुरू कर देते हैं। क्या ये लोकतंत्र होता है? तो फिर ये शिक्षा बनानी शुरू की, तो लोकतंत्र की भी हमने नई परिभाषा बनाई। इसमें डी फॉर डेमोक्रेसी हम बताते हैं बच्चों को क्या होता है, जिसमें ई फॉर इलेक्शन होता है। आप देख सकते हो चार्ट अल्फाबेट का अगले पेज पे, उसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है। जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो ई फॉर इलेक्ट होगा, जो ई फॉर इलेक्ट होगा वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अब देखो इस पर टी फॉर टैक्स लिखा हुआ कहीं पे, तो हमारे टी फॉर टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट चलेगी। अब अगर मैंने ड्यूटी अपनी कर दी, टी फॉर टैक्स का गवर्नमेंट को दे दिया, अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या देने हमें, आर फॉर राइट्स। देखो आर फॉर राइट्स लिखा हुआ है। अगर आर फॉर राइट्स गवर्नमेंट नहीं देगी फिर हमारे पास क्या समाधान है, हम जे फॉर जज के पास जाएंगे। देखो जे फॉर जज लिखा हुआ है, हम जे फॉर जज के पास जाएंगे। जज क्या करेगा, एल फॉर लॉ के हिसाब से हमें जस्टिस देगा, न्याय देगा। तो हम इस तरीके से समझाते हैं, बच्चों को शुरू से पता चलता है कि सरकार बनाने के लिए वोट भी मैं ही डाल रहा हूँ, पैसा भी मैं दे रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी भी उसको पता चल गई, राइट्स देने हैं। राइट्स नहीं देंगे तो उसको समाधान भी पता चल गया कि मैं जज के पास जाऊंगा। तो अगर बचपन से ही सारे बच्चों को ये शिक्षा मिल जाए, हर बच्चे को पता हो कि मेरे राइट्स क्या हैं और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट्स देने, तो क्या हम वोट समझदारी से नहीं डालेंगे? फर्क पड़ेगा फिर चुने हुए नुमाइंदों का। आज कल के ही अखबार में पंजाब केसरी की खबर है, जो हमारे देश के चुने हुए विधायक हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली के एमएलएज हैं, चाहे पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं,
45%, 45% उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, संगीन आपराधिक मामले। कल के अखबार की खबर है, 45% लोगों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले हैं, और बाकी जो 55% हैं उनके खिलाफ क्या है हमें पता नहीं है। तो अगर भ्रष्ट लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं हमारे लिए वो कानून बनाएंगे, तो कानून वो कैसे बनाएंगे जिनके पास शिक्षा ही नहीं है, वो अपराधी हैं। वो अपराधी लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे, अपराधी लोग ही हमारे ऊपर राज करेंगे, ईमानदारी का राज कैसे मिलेगा? तो ये एक शिक्षा का हमारा प्रयास है कि इस शिक्षा के माध्यम से बचपन से ही हम जागृति फैलाएं। स्कूल में तो फैलाए ही रहे हैं हम। अब जैसे आप लोगों ने कहा कि आपने संविधान के बारे में सुना है कुछ बच्चों ने, पर कईयों ने पढ़ने वाला तो एक भी नहीं निकला आप में से। तो इस देश का सुधार कैसे होगा, कैसे समझ आएगा? अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं पूरा संविधान तो हम आज डिस्कस नहीं कर सकते, पर मैं आपको बेसिक संविधान के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये देख सकते हैं सारे, ठीक है। ये हमारा ग्रैंड नॉर्म है, इसको बोलते हैं कि इसके ऊपर ना प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति है, कोई भी नागरिक हमारे देश का इसके ऊपर नहीं हो सकता, ये सबसे ऊपर है। आज हम, अच्छा आपके पास एक संतुलित समाज की बहाली वाला पॉम्फलेट भी होगा, वो पढ़ने का मौका मिला आपको है? अच्छा चलो वो भी पढ़ लेते हैं फिर। मोनिका पॉम्फलेट नहीं है, चलो अच्छा है। अमीर और गरीब के बच्चे की बढ़ती दूरी एक गंभीर और बड़े पैमाने की समस्या है। लगभग 95% संपत्ति पर 5% लोगों का मतलब 5% लोगों के पास 95 साधन है। इसका मतलब अगर कुल 100 रुपया है हमारे पास, 5 लोगों के पास कितने हो गए? 95, 95, और 95 लोगों के पास कितने हुए? 5, ठीक है। अब ये बताओ, अगर 95 लोगों के पास 5 हैं और 5 के पास 95 हैं, अब हमारी देश है लोकतंत्र, लोकतंत्र में 95 के पास कितनी वोटें हुई? 95 के पास कितनी वोट हुई? 95, और 5 के पास कितनी वोट हुई? 5। तो फिर 5 अमीर कैसे हो सकते हैं? अगर वोट मेजोरिटी 95 के पास है, गरीबों और मध्य वर्ग के पास है, तो 5 लोग 95% संपत्ति पे कैसे लेके बैठ सकते हैं, ये बताओ। वोटें जिसके पास ज्यादा उसकी बात चलनी चाहिए ना, मेजोरिटी वोट की बात चलनी चाहिए कि नहीं देश में? तो मेजोरिटी वोट किसके पास है? गरीबों के पास, मध्यम वर्ग के पास मिला के, या अमीरों के पास है? गरीब और मध्यम वर्ग मिला के। तो फिर मध्यम वर्ग और गरीब मिला के गरीब क्यों है, वो पीछे क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की सही शिक्षा हमारे पास नहीं है। तो आज आपको लोकतंत्र की शिक्षा सही समझने का एक प्रश्न उठाना अपने मन में कि हमने कैसे लेनी है, ठीक है। क्योंकि आज का लेक्चर छोटा है, इसमें तो हम दे नहीं पाएंगे, पर इंट्रोडक्शन आपको दे दी, सवाल आपको दे दिया। और आज मैं थोड़ा सा आपको संविधान का प्रेम्बल पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। प्रेम्बल जो है हमारे देश का स्ट्रक्चर बताता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा क्या होगा। अब बहुत ध्यान से पढ़ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या? वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब? हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के। ये कहीं बात करता है कि हम राजनीतिक दल? नहीं बोला मैंने। राजनेता बोला? नहीं बोला। तो किसकी बात करता है संविधान? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड, पवित्र मन से ये संकल्प करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को कैसा बनाएंगे? सोवरेन, जो इंडिपेंडेंट होगा, वर्ड की किसी ताकत का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सोशलिस्ट, जो एक वेलफेयर स्टेट होगा। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष होगा, कोई भी कोई धर्म अपनाए, कोई फेथ रखे, कुछ ना, कोई धर्म अपनाए ना अपनाए उसकी मर्जी। डेमोक्रेटिक, जो भी सरकार बनेगी, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी चुना होगा, इसलिए हम बोलते हैं अपने देश को रिपब्लिक। इंडिया को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी इलेक्टेड है, वो राजा नहीं हो सकता, पहले राजाओं का टाइम होता था, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अब हमारे देश ने क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है? जस्टिस।
जस्टिस कैसा, न्याय कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बोलो सारे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये तीन वर्ड सिर्फ याद रखने आपने। ठीक है, जस्टिस कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीन वर्ड्स आप याद रख लो कि न्याय हमें देश में कैसा मिलना था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। इसका मतलब क्या है, अगर आज आप समझ गए इसका मतलब, तो बहुत बड़े बदलाव की नींव आप रख दोगे। इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, ये जो आर्थिक असमानता है, ये हमारे देश में हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। क्यों? वो क्या था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, समाज में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिक, आर्थिक, तो आर्थिक तौर पे भी असमानता हमारा संविधान अलाउ करता है, नहीं करता। पॉलिटिकल, किसी भी तरीके का राजनीतिक पार्टिसिपेशन से हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें आज़ादी है सोचने की, सोच को एक्सप्रेस करने की। मान लो हमारे मन में कोई ख्याल आता है देश को अच्छा करने का, समाज को अच्छा करने का, हम जनता को इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम किसी को भी इकट्ठा करें और किसी को भी स्पीच दें। हमारे पास क्या अधिकार है, अधिकार कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अधिकार कहाँ से आ रहा है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब वो कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हमारा स्टेटस जो होगा सबका बराबर होगा। हमें किसी भी धर्म, जाति, भाषा और किसी भी कारण से हमें ऊंचा नीचा नहीं कहा जा सकता, ऊंचा नीचा हमें ट्रीट किया नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब हमने आपस में क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। हम आपस में भाईचारा रखेंगे, हम हेटेड नहीं फैलाएंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि भारत को जानते हुए कि भारत एक कंट्री ऐसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। इतनी विभिन्नताओं का देश है लेकिन फिर भी इकट्ठा है। यहाँ पे कोई धर्म अपनाता है, कोई दूसरा धर्म अपनाता है, लेकिन सबको मिलजुल के रहना है। तो ये हमारा संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको कोई सरकार हिला नहीं सकती। अब देखो, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम आया, किसी पॉलिटिशियन का नाम आया, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, तो हम सब लोग वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैं। तो दैट मीन्स हमारी पावर से संविधान निर्मित हुआ है। हमारी पावर सबसे ऊपर की पावर है, हमारी जो कलेक्टिव पावर है सबसे ऊपर की पावर है। कोई राजनेता, कोई मंत्री, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे से ऊपर नहीं हो सकता अगर हम मिलके बैठ जाएं। हम मिलके जो फैसला लेंगे वो फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा। कानून भी हमारे फैसले के हिसाब से बनने पड़ेंगे जो वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, of democracy and constitution, we are suffering. That is the major cause of inequality, corruption, crime, exploitation, and so many other problems in our society. So many problems. कई बार मैं गरीब बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ पे बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं होते। हॉस्पिटल वाले बंदे को मरीज लेकर जाओ, कहते हैं पहले पैसे जमा करो, इलाज ही नहीं शुरू करते। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं शुरू करते, और सरकारी हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि असमानता क्यों बढ़ रही है, और बढ़ती हुई असमानता कैसे हमारा नुकसान करती है। देखो, अगर एक अमीर आदमी के साथ किसी गरीब का पंगा पड़ जाए, अमीर बंदे ने गरीब बंदे को पीछे से ठोका, गाड़ी में एक्सीडेंट मार दिया हो, तो गरीब लड़ाई लड़ पाएगा? अमीर व्यक्ति पैसे के बल से पुलिस को भी खरीद लेगा, जज को भी खरीद लेगा, तो गरीब को न्याय मिलेगा? तो जब गरीब को न्याय नहीं मिलना, तो हमारा जस्टिस कहाँ गया? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल खत्म हो गया। तो जो गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ता जाएगा, वो सारे सिस्टम को दीमक की तरह खा जाएगा। और आज हम बड़ी ही डेंजरस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं इस देश में। क्यों है ये डेंजर? कोई बच्चा कम्युनिज्म की थॉट को जानता है? कम्युनिज्म क्या था? किसी बच्चे को कम्युनिज्म के बारे में पता है? अच्छा, ये पता है कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे? ये पता है? सबको पता है?
तो आपको पता होगा जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, वो क्या करते थे कि वहां के लोगों को, जिस कंट्री में वो राज करते थे, वहां के लोगों को बंधु बना लेते थे और उनसे फार्म लेबर कराते थे, खेती बाड़ी का काम कराते थे और बड़ी मेहनत से काम करवाते थे, फसलें उगाते थे, फिर उसकी ट्रेडिंग करते थे। उसी बीच औद्योगिक क्रांति होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुनी है आपने? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उन्हीं लोगों को जिनको फार्म पे लेबर कराई जाती थी, उनको उठा के इंडस्ट्री में डाल दिया गया और इंडस्ट्री में उनका शोषण और भी बढ़ गया। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत थी, तो लेबर को क्या किया जाता था, कमरे में बंद कर दिया जाता था और उनको खोला जाता था जब कारखाने में काम करना होता था, उनसे काम करवा के खाना खिला के फिर बंद कर दिया जाता था। तो इस तरीके का अत्याचार हो रहे थे। जब अत्याचार बहुत ही बढ़ गया तो एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति जर्मनी में पैदा हुआ। सुना आपने कार्ल मार्क्स, है ना? तो कार्ल मार्क्स ने लेबर के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और उसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की थ्योरी दी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा उसने कि जो लेबर क्लास है वो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान डालती है, तो उसके भी राइट्स होने चाहिए। अब जब वो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट रशिया में सबसे पहले आया, सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया? जब रशिया में आया तो बहुत से और देशों में भी ये बहुत पसंद आया कि भी हाँ, लेबर के भी बराबर के हक होने चाहिए, कोई मालिक नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा। जब ये कई सारे देशों में फैल गया, चाइना में भी देखो, सुनो, आपने सुना होगा ना, कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, है ना? तो ये बहुत से कंट्रियों में फैलने लगा, वियतनाम में आ गया, ऐसे कई कंट्रियों में फैल गया। उससे क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी लोग थे, वो डर गए। उनको लगा कि अगर हमारी पूंजी खत्म होगी, पूंजीवादी समाज खत्म हो गया, तो हम भी लेबर की तरह बराबर हो जाएंगे, बड़े बड़े और अमीर और गरीब का फासला खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भी देखो, हमें किसी ना किसी तरीके से कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है। उन्होंने कहा कैसे रोकें? तो उन्होंने कहा भी हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या क्या कदम उठाए गए? उन्होंने लेबर को शोषण को रोकने के लिए हफ्ते में एक छुट्टी का अनाउंस किया कि लेबर को छुट्टी भी मिलेगी। उनके वर्किंग आवर तय किए गए कि वो 8 घंटे काम करेंगे। उनको हेल्थ सर्विसेज फ्री दी गई, शिक्षा उनके बच्चों को फ्री दी गई। फिर बोनस का प्रावधान किया गया कि ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो बोनस मिलेगा। तो जब इतने सारे इंसेंटिव अनाउंस होने लगे तो जो लेबर प्रोटेस्ट था वो थमने लगा। अब जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, वो डिक्टेटरशिप से सोशल वेलफेयर स्टेट में जानी शुरू होगी, जहाँ पे सामाजिक सेवा, लोगों की वेलफेयर का कॉन्सेप्ट डेवलप होकर बाहर आया। उसमें हर नागरिक के राइट्स बने, ठीक है। धीरे धीरे कुछ कंट्री जो है डेमोक्रेटिक होने लगे। भारत देश में इसका दृश्य कैसे देखते हो? अगर आपने सुना होगा, भारत देश में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी तो बहुत से बैंक जो प्राइवेट थे उनको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। आपने सुना ये बात? ठीक है, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत सारी टेक्सटाइल मिलों का बॉम्बे में राष्ट्रीयकरण हुआ। एयरलाइन जो एयर इंडिया थी उसको राष्ट्रीयकरण किया गया उसका। तो इतना दबाव था, डर था कैपिटलिस्ट को, उन्होंने कहा भी नहीं, उस दबाव के मद्देनजर सारी चीज़ों को नेशनलाइज करना पड़ा। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होते गए, दूसरी तरफ से जो सोशलिज्म थे या कम्युनिज्म थे, उनके अंदर वीकनेस नजर आने लगी क्योंकि इंसेंटिव नहीं था। तो वहाँ पे करप्शन, इनएफिशिएंसीज वहाँ भी बढ़ गई और गवर्नमेंट वहाँ पे जिस मूड से बनाई गई थी वो उस फॉर्म में नहीं बन के उभरी बाहर, वो भी शोषण करने लगे। तो रशिया ब्रेक हो गया यूएसएसआर, धीरे धीरे कम्युनिस्ट कंट्री ब्रेक होने शुरू हो गए और कैपिटलिज्म हर कंट्री में फैलने लग गया। चाइना में भी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है मोस्टली, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आ गया, प्राइवेट कैपिटल आ गई। तो अब इस स्टेज पे देश वर्ल्ड पहुंच गया है कि जहां पे कैपिटलिज्म को जो थ्रेट थी कम्युनिज्म की वो खत्म हो गई है। आज उसको डर खत्म हो गया। अब उस डर का नतीजा क्या है कि जो बैंक हमने राष्ट्रीयकरण किए थे प्राइवेट से, अब दोबारा प्राइवेटाइज, सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही हैं। अभी रिसेंटली टाटा एयरलाइन, टाटा वालों ने एयर इंडिया खरीद लिया, आपने सुना होगा। वो पहले सरकारी हुई थी, अब सरकारी से दोबारा प्राइवेट। तो धीरे धीरे हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। अब जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी समाज है, जो बड़े अमीर लोग हैं, उनके लिए लोकतंत्र एक थ्रेट है। लोकतंत्र एक, वो क्यों है?
अभी हमने इक्वेशन बनाई कि 5% के पास कितने साधन है, 95, 95, 95 के पास कितने हैं, लेकिन 95 के पास वोटें कितनी हैं, 95, तो मेजोरिटी वोट किसके पास है, मध्यम वर्ग और गरीबों के पास। अगर मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग सचेत हो गया, जागरूक हो गया सही शिक्षा से, तो मिलके वो सरकार वैसी बनाएगा जो पॉलिसी बदल देगी, तो फिर कैपिटलिस्ट को खत्म कर सकती है, कर सकती है कि नहीं। तो अब उनका क्या टारगेट है कैपिटलिस्ट का, किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेसी को वीक किया जाए। अब डेमोक्रेसी कैसे वीक होगी, शिक्षा का दर्जा घटाया जाए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा कम की जाए, सरकारी कॉलेजों में शिक्षा कम की जाए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। प्राइवेट में फ्री में पढ़ाई होती है, पैसा खर्चोगे पढ़ाई लोगे, जब पैसा खर्च के पढ़ाई लोगे तो कॉलेज खत्म करने के बाद पैसा कमाओगे, समाज सेवा करोगे, क्या करोगे, पैसा कमाओगे, तो सामाजिक सोच खत्म हो जाएगी। जब सरकारी स्कूल में पढ़ोगे जहाँ पे फीस नहीं लगेगी, बंदा सोचेगा मैंने फ्री में पढ़ा तो मेरी भी ड्यूटी है मैं कुछ समाज की सेवा करूं, तो वो सोच खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, हर बंदा कैपिटलिस्ट हो जाएगा, वो कहेगा पैसा खर्च करके मैंने पढ़ाई की है, मैं तो पैसे कमाऊंगा, मैंने क्या लेना देना, कोई गरीब है। तो गरीब का हाल और भी खराब हो जाएगा। और फिर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होगा, माँ बाप खुश होंगे मेरा बच्चा कमाएगा, माँ बाप का भी ध्यान उधर होगा। तो ये बात नहीं वो समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, फिर सोशल इनइक्वलिटी जो कैसे खत्म होगी, इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, उसके बारे में किसी की सोच नहीं होगी। तो ये खतरा बढ़ता 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 यहाँ तक भी पहुंच सकता है कि एक टाइम आए वो कहीं चुनाव ही नहीं कराने इस देश में या दुनिया में कहीं, ये भारत देश की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल पे होगा ये फिनोमेना। तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसको बचना है, रोकना है, तो आज से हमें सतर्क होना पड़ेगा, हम सब लोगों को जागना पड़ेगा। नहीं तो अभी आप देखो, डी मार्ट का नाम सुना, डी मार्ट किस स्टोर, डी मार्ट क्या कर रहा है, रिटेल रिटेल के सामान बेच रहा है होलसेल में। पहले उसने शहर के बाहर गेड़ा लगाया, ठीक है, गांव के लोगों को अट्रैक्ट आकर्षित किया, तो शहर के लोगों ने कहा कि इसमें क्या, चलो बाहर बाहर ही है शहर के। अब धीरे धीरे वो शहर में घुस रहे हैं, तो जब रिटेल सस्ता मिलेगा सामान तो रिटेलर के पास कोई जाएगा लेने, याद आधा तो ऑनलाइन चला जाएगा, बाकी जिन्होंने जाके खरीदना है वो डीमार्ट जैसे स्टोर से ले लेंगे। तो फिर जो छोटे व्यापारी हैं उनका एग्जिस्टेंस कैसे चलेगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो वो भी लेबर मार्केट में आ जाएंगे, जॉब मार्केट में आ जाएंगे। तो किसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, काम करने वालों की। तो वो काम देने वाले कौन होंगे, कुछ चंद कैपिटलिस्ट, फिर वो क्या करेंगे, शोषण। अभी आपने थोड़े दिन पहले अगर सुना हो, एक बात हो रही थी कि 16 घंटे काम लिया जाए वर्करों से, 16 घंटे। उन्होंने कहा कि जो शादीशुदा हैं घर जाते हैं बीवी की वही शक्ल देखते हैं हर रोज, लड़ाइयाँ भी होते हैं, डिवोर्स भी होते हैं, क्या करना है, 16 घंटे दफ्तर में रहो, सुना आपने, है ना। फिर नारायणा मूर्ति जो इन्फोसिस वाले, उन्होंने कहा नहीं नहीं 12 घंटे तो होना ही चाहिए, 12 घंटे तो होना चाहिए। ये बातें क्यों हो रही हैं, ये कैपिटलिस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता को तैयार करने हैं कि आपका शोषण के लिए अब आप तैयार हो जाओ। अब आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म है, सोशलिज्म खत्म है, कम्युनिज्म खत्म है, अब आपका शोषण होगा, वही एक तरीका होगा सर्वाइवल का। अगर इससे बचना है हमें, तो मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र को हमें बचा के रखना होगा, और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की और संविधान की शिक्षा लेनी होगी, अगर नहीं लेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। अब इसके बाद अब शिक्षा के अंदर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक शेर राजा था, ठीक है, शेर का नाम तो सुना ही होगा सबने। तो शेर एक दहाड़ मारता था तो जंगल कांपने लगता था। तो एक बंदे ने शेर को कहा भी तेरी बड़ी चलती है जंगल में। उसने कहा जी मेरी क्या चलती है। उसने कहा तू एक दहाड़ मारता है सारा जंगल डरने लग जाता है। कहता है यार मेरे को ना ये बात समझ नहीं आती, मेरे को 2 जानवर चाहिए होते हैं हर रोज खाने के लिए। कितने, 2। कहता बाकियों को मैं कुछ नहीं कहता, बाकी अपने आप ही डरते जाते हैं। तो उस बंदे ने कहा शेर तू ना पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे को बात करने का तरीका नहीं, तू अपनी बात समझा नहीं पाता। तो अगर पढ़ा लिखा होगा तो अपनी बात जानवरों को समझा पाएगा, तो उनको भी समझ आ जाएगी कि इसको 2 जानवर चाहिए, तो वो एक कमेटी बना लेंगे, कमेटी बना के 2 जानवर तेरे को बेच दिया करेंगे, और बाकी तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अभी जानवर तनाव में रहते हैं, डरते हैं,
तो उनकी मांस चमड़ी का विकास नहीं होता, तो कुछ सूंघड़े सूंघड़े जानवर मिलते हैं। फिर जब वो मानसिक तनाव से फ्री हो जाएंगे तो उनकी मोटी चर्बी होगी, बढ़िया तरह को जानवर मिलेंगे। शेर कहता ये बात मेरे को समझ नहीं आई, तुम मेरे को पढ़ाओ। तो शेर उस बंदे के मगर पड़ गया, मेरे को पढ़ाई कराओ। तो बंदे ने कहा ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना शेर भी लगन से पढ़ रहा था। 6 महीने बाद शेर की पढ़ाई पूरी होगी। अब 6 महीने बाद शेर कहाँ था? जंगल में। क्या कर रहा था? शिकार, पढ़ाई। 6 महीने बाद शेर ना जंगल में था ना पढ़ाई कर रहा था। 6 महीने बाद शेर जो सर्कस में घूम रहा था और बंदा नचा रहा था। शेर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठ जा। तो पढ़ाई, हमें सतर्क रहना कि जो सरकारें पढ़ाई बना रही हैं हमारी, जो सिलेबस राजनेता डिटरमिन कर रहे हैं, वो हमें क्या बना रहे हैं? शेर से गिद्दड़ या गिद्दड़ से शेर बना रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, देश की जागृति की शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब न्याय, हमने बात की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमने बात की ना न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है? अगर आप ठीक से शिक्षित होंगे, ठीक शिक्षा मिली होगी, तो उसके क्या होगा? दो दोस्त थे। कितने दोस्त थे? दोनों बहुत ही भूखे थे। दोनों बहुत ही, वो अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। उनको अनाज नहीं मिल रहा था। अब उनकी हालात खराब होने लगे, बीमार होने लगे। तो ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचे, वहां पे उनको एक नान मिल गया। क्या मिल गया? नान। अब दोनों दोस्तों की निगाह थी कि नान मैं खा लूं, दूसरे की थी मैं खा लूं। सहमति हो नहीं रही थी, इतने में भूख और बढ़ती गई। एक दोस्त ने समझदारी की, उसने कहा भी चल ऐसा करते हैं, नान को आधा आधा कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? ठीक है, ये समझदारी वाली बात हुई। अब सवाल था आधा कौन करे? उनके मन में शक था कि जो आधा करेगा वो बड़ा पीस ले जाएगा, दूसरे को छोटा मिलेगा। तो सहमति बनी नहीं, भूख बढ़ती गई। अब क्या हुआ, भूख बढ़ने से उनको और तकलीफ होने लगी। फिर दूसरे दोस्त ने समझदारी की, उसने कहा चल यार तू काट ले, कितना बड़ा पीस काट लेगा, कुछ तो मिलेगा मेरे को खाने को, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा काट ले। अब वो बड़ा दूसरा दोस्त जिसको मौका मिला काटने का, वो खुश हो गया कि मैं बड़ा पीस काटूंगा, ठीक है। उसको पावर मिल गई, आपकी वोट मिल गई उसको, वोटर ने वोट डाल दिया एमएलए एमपी को। अब हमने पावर दे दी। अब जब वो काटने लगा तो दूसरा दोस्त बोला देखो, काटने की ताकत मैंने दी आपको पहले, चूज करने की ताकत मेरी, चूज मैं करूंगा पहला पीस किसका। अब क्या होगा? बड़े वाला वो काटेगा ही नहीं बड़ा, उसको पता है कि मेरे को छोटा मिल जाएगा। अब वो जितना भी दिमाग लगा उसको बराबर काटना पड़ेगा। तो ये है न्याय। अगर सही शिक्षा होगी, सही चेक सिस्टम होगा, तो आप एमएलए एमपी बनाओगे, मंत्री बनाओगे, वो गलत पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पर उसके लिए आपको सही शिक्षा चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जब सारी चीजें मद्देनजर चल रही थी, ये जो पुस्तक है मेरी संतुलित समाज की बहाली, इस पुस्तक को लिखने में कितने साल लगे हैं, अंदाजा लगा सकता है कोई? हैं 17 साल। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 20। तो 17 साल इसमें, ठीक है। मान लो अगर आप 3 साल के थे तो 20 साल में पूरी हुई ये किताब। तो ये जो किताब है संतुलित समाज की बहाली के, जो 75 सालों में बर्बादी हो चुकी है इस देश में, देखो दो तरीके हैं। एक तो जनरेशन को सही शिक्षा दो ताकि आगे से हम ठीक शिक्षा लेके अपने आप को एम्पावर करें। दूसरा क्या है कि जो अब तक गलत हो गया उसको ठीक कैसे करना है। तो ये कहानी शुरू होती है, गरीब बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं भी बच्चा हूँ, अमीर बाप का बच्चा भी बच्चा है। गरीब बच्चा अपनी माँ को कहता है मैं भी बच्चा हूँ, अमीर बाप का बच्चा भी बच्चा है। कहता अमीर बाप के बच्चे के पास बढ़िया खिलौने हैं, बढ़िया घूमता फिरता है, बढ़िया खाना खाता पीता, बढ़िया स्कूल जाता है। मेरे पास पैर की चप्पल छोड़ो, खाने की रोटी भी नहीं है। दोनों में इतनी असमानता क्यों है? हम दोनों बच्चे हैं, हमारा जीवन अभी शुरू हो रहा है, हम अभी पैदा हुए हैं। तो बताओ कारण क्या है? तो माँ कहती भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो कहता है 5 उंगलियों से मेरा क्या संबंध? कहता भी तेरे पुराने जन्म के कर्म खराब थे, तेरे को गरीब घर में जन्म मिला है, उसके अच्छे तो उसको अमीर घर में मिला है। अब तो अच्छे कर्म कर, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बच्चा नादान था, वो कहता जी मैंने पिछला जन्म मैंने नहीं देखा।
भविष्य की तब मैं बात करूंगा अगर आज कुछ मिलेगा। आज बताओ माँ मेरे को क्या मिलेगा। वो बराबरी ढूंढ रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? वो कहता है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मीर बाप का बच्चा मेरे से ज़्यादा इंजॉय करे। मैं भी बच्चा हूँ, मेरे को बराबर की इंजॉयमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सब लोगों को बराबरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि अमीर बाप का बच्चा या मंत्री का बच्चा आपसे बड़ा हो, खड़ा हो आपके सामने, होना चाहिए ऐसे? नहीं चाहिए ना। तो उसी के ऊपर ये किताब है। जब माँ उत्तर नहीं दे पाती फिर एक साधु के पास जाता है। साधु जैसे हमारे समाज में प्रचलित हैं कि बड़े नॉलेज रखते हैं, बड़ी विजडम रखते हैं, तो उससे ये सवाल करता है। फिर साधु उसको कहते हैं भी देखो ये जो गरीबी का फासला है वो आज का नहीं, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। तो अकेला गरीब नहीं है, यहाँ पे तो लाखों लोग गरीब हैं। तो वो कहता है भी देखो ये तो है, पर मेरे को बताओ कि कारण क्या है। तो वो कहता है कि कारण जानने के लिए तेरे को इतिहास के उस टाइम पे जाना पड़ेगा जब